हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है टू स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है आत्मकथ्य। चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य और लेखक जो है वो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज, देखिए काशी में प्रसिद्ध कौन सा कॉलेज था, क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। यानी कि उनकी जो परिस्थिति थी वो खराब होने के कारण 8वीं के आगे वो नहीं पढ़ पाए। और फिर बाद में घर पर ही संस्कृत हिंदी, देखिए संस्कृत हिंदी फारसी का अध्ययन उन्होंने घर पे ही किया। छायावादी काव्य कृतियाँ प्रवृत्तियाँ के प्रमुख कवियों के में से एक जयशंकर प्रसाद का भी गिनती होता है। और उनका जो 1937 में यानी 1973 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, निधन हो चुका था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, देखिए प्रमुख काव्य कृतियाँ, पहला चित्रधारा, कानन कुसुम दूसरा है, झरना तीसरा, आंसू और लहर, और काम यानी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृतियाँ मानी जाने वाली काम यानी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। यानी कि जो उनकी काव्य कृतियाँ थी, काव्य कृतियाँ कामायानी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिका दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। उनके प्रमुख जो नाटक थे वो कितने थे, तो 4। याद रखिएगा, जो जयशंकर प्रसाद की नाटक कितने थे, तो 4 थे। पहला था क्या, अजात शत्रु, दूसरा चंद्रगुप्त, और तीसरा स्कंदगुप्त, और चौथा था ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक रहे। और कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास रहे। इनकी 3 उपन्यास रही। पहला कौन है, कंकाल, तितली और इरावती, ये तीसरा, पहला और दूसरा। याद रखिएगा इनकी उपन्यास कितना रहा, तो 3। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह भी 3 रहे। पहला आकाशदीप, दूसरा आंधी, तीसरा इंद्रजाल, इनकी कहानी संग्रह रही। और उपन्यास भी कितना, 3 रहा। और काव्य कृतियाँ कितना रही, 5-6 रही। और आगे देखिए, प्रसाद के साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य और शक्ति और ओज के साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता सौंदर्य के सूक्ष्म चित्रण है। यानी कि जो हमारा कविता है आत्मकथ्य, उसमें देखिए कि एक प्रकार से उन्होंने ऐसा चित्रण किया है जैसे कि वो काल्पनिक हो। और उन्होंने ये भी दिखाया, प्राकृतिक प्रेम भी दिखाया है, देश प्रेम भी दिखाया है। शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता में प्रमुख विशेषता है। इनकी जो कविता है उसमें आसानी से दिख जाता है सौंदर्य रूपी चित्रण, और कैसे इन्होंने चित्रण किया वैसे लगता है कि ऐसा काल्पनिकता है, कल्पना कर रहा है, वैसा दिख रहा है। और इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी और साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। उन्हें देखिए, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उनका जो साहित्य है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। आगे देखिए कि प्रेमचंद्र संपादन में हंस जो पत्रिका है, एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। यानी कि जो हंस पत्रिका है, पेपर होती है, हंस नाम था पत्रिका का, हंस, उसमें आत्मकथ निकालने के लिए तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्र आग्रह किए कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। यानी कि पहले तो उनके मित्र आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप एक आत्मकथा लिखिए, मगर पहली बार वो उनकी सहमति नहीं होती है, जयशंकर प्रसाद की सहमति नहीं होती है। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यानी कि देखिए, पहले तो सहमति नहीं दिए, उसके बाद असहमति के तर्क से पैदा हुई क्या, तो उनका कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस की आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। यानी कि जो पत्रिका हंस थी वो कितना 1932 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित किया गया। छायावादी में शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष के मार्मिक अभिव्यक्त किया है। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के जीवन के अभाव रहे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण यथार्थ एवं अभाव की अभिव्यक्ति उन्होंने अच्छे तरीके से व्यक्त भी किया है। देखिए आगे, जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का, बिंबों का प्रयोग किया। उनका जो कविता है उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ललित, सुंदर और नवीन,
इन्हीं शब्दों एवं बीमों के सहारे उन्होंने बताया कि इनकी जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा है। यानी कि ये बोलते हैं कि जो हम ये आत्मकथा है, कविता है, वो एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा के अनुसार बनाया गया है। ये कोई और बड़े लोगों जैसा नहीं कि कुछ कवि हैं तो वो अलग होंगे, नहीं, इन्होंने साधारण व्यक्ति के जैसा कथा लिखा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे महान और रोचक मानकर लोग वाहवाही करेंगे। यानी कि कवि बोलते हैं कि इसमें कुछ महान या कुछ वैसा मैंने नहीं किया जिससे लोग वाहवाह करेंगे, तारीफ करेंगे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। एक साधारण सा कविता लिखा, एक जैसे कि सामान्य व्यक्ति के जीवन पर। कुछ मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ स्वीकृति है तो दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता। यहाँ देखिए कवि बोलते हैं कि पहला तो यथार्थ स्वीकृति और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता और सादगी झलकता है। आगे देखिए चैप्टर 4 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए कि चैप्टर 4 आत्मकथ्य। देखिए मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए पहला है कि मधुप गुनगुनाकर, यानी कि यहाँ पे मधुप गुनगुनाकर होता है कि मन रूपी भौरा का प्रयोग किया गया है। इसका शब्द एक देखिए कुछ ऐसा शब्द याद रखिएगा तो आपको कविता जो समझ में आसानी से आ सकती है, ठीक ना। तो देखिए पहला ये कि मधुप गुनाकर यानी कि मन रूपी भौरा। यहाँ पे इस कविता में कवि जो है अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों को बताया और कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मन रूपी भौरा से गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। यानी मन रूपी भौरा, जो भौरा होते हैं ये उधर से उधर इस फूल से उस फूल पर जाते रहते हैं। तो वो ये नहीं कि उस फूल पे गए तो वो भौरा क्या करते रहते, उड़ते रहते हैं। इसी तरह बोलते हैं कि गीत गाकर सुनाते रहता है हर कोई, हर व्यक्ति। आगे बोलते इस गंभीर अनंत नीलिमा। देखिए कि ये जो अनंत नीलिमा है उसका मतलब क्या होता है, अंतहीन विस्तार। इसका मतलब होता है अंतहीन विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। देखिए व्यंग मलिन मतलब क्या होता है, खराब ढंग से क्या कहते हैं, खराब ढंग से क्या कहते हैं बातें करने या फिर निंदा करना, जो भी होता मजाक उड़ाना। उपहास मतलब होता है कि मजाक उड़ाना, इसलिए यहाँ पे होगा खराब ढंग से क्या कहते हैं निंदा करना। तो देखिए क्या बोलते हैं कि झड़ते हुए पतियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पतियां मुरझाकर गिर गई, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यहाँ पे बोला गया है कि जो पतियां हैं, हरी भरी पतियां होती है, वो सूख जाती है तो वो झड़कर गिर जाते हैं। तो इशारा करते हुए बोलते हैं कि देखो आज कितनी पतियों झड़कर गिर गए, इशारा करते हुए बोलते हैं, और इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन मतलब हम बताएं कि खराब ढंग से निंदा करना। आगे देखिए बोलते हैं कि इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन इतिहास बन रहे हैं तो बिगड़ रहे हैं। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि इस धरती पे, इस पूरा ब्रह्मांड या पृथ्वी पे बोल लीजिए, हर किसी का, हर व्यक्ति का कभी जीवन इतिहास बन रहा है तो किसी का बिगड़ रहा है तो किसी का चल रहा है। ऐसे एक पहिया है, एक चक्र है, एक काल है, ये चलते ही रहता है। किसी का बनते रहता है तो किसी का बिगड़ते रहता है। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यानी कि यहाँ पे गागर रीति होता है मतलब कि ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं हो। मतलब कि गागर रीति मतलब होता है कि ऐसा मन, ऐसा हृदय जो प्रेम का भाव नहीं समझ सके, मतलब कि कोई भाव नहीं हो, उसे कहते हैं। देखिए आगे क्या बोलते हैं। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए, हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो इस दुनिया में
कोई भी व्यक्ति को देख लीजिए, हर एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहता है। यानी कि वो कमज़ोर है तो उसका क्या कहते हैं, हम मजाक उड़ाएंगे, यानी उपहास करेंगे उसका कि वो कैसा है। ठीक, तो वो बोलते हैं कि देखिए दुनिया में हर कोई एक दूसरे का मजाक बनाते रहता है, हर किसी दूसरे में एक कमी नज़र आती है कि इसकी कमी क्या है। अपनी कमी कोई भी नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। यानी कि वो बोलती कि अपनी कमी कोई नहीं जानते हुए, यानी कि मुझ में क्या कमी है यह कोई नहीं जानता है, फिर भी तुम सुनना चाहते हो वो मेरी आत्मकथा। ये कवि बोलते हैं। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोग उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही यह देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली रहा। यानी वो बोलते हैं कि अगर मैं अपने आत्मकथा आपके सामने रखूं तो आपको आनंद मिलेगा, आपको मेरे अतीत के बारे में पता चलेगा कि कैसा मेरा अतीत रहा। तो सुनकर कुछ ऐसा लगता है, आत्मकथा कहिए तो एक आनंद पूर्वक महसूस होता है, मगर वो बोलते हैं कि साथ ही यह भी देखने को मिलेगा कि कवि का जीवन जो है सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली रहा। यानी कि उनका जो जीवन था उनका प्रसन्नता और सुख ही नहीं थे। इसलिए बोलते आनंद तो मिलेगा और यह भी पता चलेगा कि सुख और दुख क्या होता है, कैसा होता है। आगे देखिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बना अरे सरलता हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा। यानी कि जो देखिए हर कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है कि मैं ऐसा करूँगा, आगे चलकर भविष्य ऐसा बनेगा, लेकिन स्वप्न होता है वो छलावा होता है, छल होता है, वो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि जो मेरा सपना था वो सपना की तरह रहा, एक छलावा रहा। जीवन में कुछ पाने की चाहत वह सब उनके पास आकर टूट गया या छूट गया, यह उनके जीवन की विडम्बना है। यह अपनी इन कमजोरी को बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। यानी वो बोलते हैं कि मैं अगर आत्मकथा बताऊं तो यह जग को बताकर जग हंसाई नहीं करवा, यानी उपहास नहीं उड़ा सकता अपनी कहानी का। यह विडंबना है जीवन की, और यह बताना चाहते कि कमजोरी का बखान नहीं करना चाहते कि कवि में क्या कमजोरी रही, यह बखान नहीं करना चाहते, यह बताना नहीं चाहते कि मेरी कमजोरी क्या रही। अगर देखिए अगर कोई बताए कि मेरी ये कमजोरी है तो बोलिए तुम्हारे में ये कमजोरी है। उपहास एक तरह से उड़ाएंगे आपके लोग, इसलिए बोलते हैं कि हाँ कि कमजोरियों को बखान कर जग हंसाई नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या बोलते हैं, भूले अपनी यह प्रवचन औरों को दिखा लाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यानी वो बोलते हैं आगे कि वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने वे व्यक्ति अपने मन में इच्छित वस्तु मिल जाने पर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि जीवन में भी एक बार प्रेम आया था। यानी वो बोलते हैं कि वो अपनी छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी की जगह हंसाई नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। देखिए सपने में व्यक्ति अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाए ने पर प्रसन्न हो जाता है। यानी कि सपना हम देखते रहते हैं कि हाँ ये पूर्ति हो जाए, तो सपना में ही पूरा होता है, तो हम वहाँ पे ही तक सीमित खुशी रहती है, सुखी रहती है, ठीक, उसके बाद नहीं रहती। इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति को सपने में वो सुखी मिल जाते हैं तो प्रसन्न वहीं तक वो रहता है, उस तरह कभी अपने जीवन में एक बार प्रेम आया था परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। यानी वो बोलते हैं कि एक सपना तो सपना पहले रह चुका है और एक बार उनके जीवन में, जीवन चक्र में उनका एक बार प्रेम आया था जो एक स्वप्न की भांति टूट गया, छलावा रह चुका था एक स्वप्न। अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। यानी कि मुस्काया मतलब होता है मुस्कुराना। और यहाँ देखिए कि क्या बोलते हैं कवि, उनका जो एक बार प्रेम आया था वो तो समाप्त हो गया, यानी कि वो स्वप्न के भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बन के रह गई, एक मिथ्या होती है, छलावा बन के रह गई, वो कभी पूरा नहीं हो सकती। आगे बोलते चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। यानी कि प्रेम का जो उनके
स्वप्न था कि प्रेम आया था, स्वप्न नहीं था, मतलब कि वास्तविक था कि एक बार प्रेम आया था और स्वप्न के भांति टूट गया था। तो वो बोलते हैं कि सुख का यानी कि प्रेम का स्पर्श पाते पाते वो छूट गया, टूट गया, दूर हो गया, वो वंचित रह गया। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभव के सार से अपने जीवन का घड़ा भरना जा रहे हो तो अपनी उज्जवल गाथा कैसे सुना सकता हूँ मैं। यानी वो बोलते हैं अगर मेरे अनुभवों से, मेरे आत्मकथा के अनुभवों से तुम अपने जीवन भविष्य का भविष्य बनाना चाहते हो, या फिर अपने जीवन का घड़ा भरना चाहते हो, भविष्य बनाना चाहते हो, तो उज्जवल गाथा में जो हमारा कुछ भी जीवन में नहीं रहा, जो भी था वो सपने के भांति टूट गया, वो कैसे मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, कैसे गा सकता हूँ। आगे देखिए, जिसके कर अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यानी देखिए, अरुण कोपलो पहला शब्द है हमारा, अरुण कोपलो मतलब होता है कि लाल गाल। ये अरुण कोपलो मतलब होता है कि लाल गाल, और उषा लेती हुई, और अनुरागनी उषा लेती हुई मतलब प्रेम भरी भोर। देखिए क्या बोलते हैं, इन पंक्ति में कवि जो है अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे जिनके सहारे वो वर्तमान जीवन जी रहे हैं। और क्या कहते हैं, वो बोलते हैं उनके जो एक बार जीवन चक्र में एक बार प्रेम आया था, उनके सहारे ही वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो उसी के सुख के सहारे जी रहे हैं अपने, मतलब कि क्या कहते हैं, अपने स्वप्न का उल्लेख करते हुए कहते हैं। आगे देखिए बोलते हैं, उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे परंतु वे सपने मात्र ही रह गए। वे बोलते हैं कि सपना उन्होंने देखा था जो सपने के भांति ही रह गया, वो सपना कभी नहीं पूरा हुआ। आगे देखिए, उसकी स्मृति पथी बनी थके पथिक की पंथा के, शिवन की उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा को। कि देखिए यहाँ जो हमारा कुछ शब्द है, स्मृति मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, यादें होता है। और स्मृति पथे मतलब क्या होता है, स्मृति रूपी संबल। पंथा मतलब होता है रास्ता, इसका मतलब होता है रास्ता। और कंथा के मतलब होता है अंतर मन या फिर गुदड़ी। तो देखिए क्या बोलते हैं कि वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो भोर अपनी लाली उनके प्रेयसी की गालों की लाली से प्राप्ति करते हुए। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम भरी भोर में सुंदर गालों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मानो भोर पर लाली उनकी गालों की लाली प्राप्त करती हो, परंतु अब ऐसा रूपसी की छवि अब उनके सहारा बनकर रह गई। यानी कि जो स्वप्न देख रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनका जो स्वप्न था वो पूरा तो नहीं हुआ, बस उनके सहारा बनकर रह गई उनकी। क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर हो गई, वंचित रह गई। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा जीवन की गाथा को जानकर तुम क्या करोगे। कथा है, कहानी जो है वो तुम जानकर क्या करोगे, ये कवि कहते हैं। आगे देखिए बोलते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ क्या, यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी वो बोलते हैं कि क्या यह अच्छा है कि औरों की सुनता मैं, यानी कि वो छोटे से जीवन के कैसे बड़ी कथा जो आज मैं कहूँ तुम्हें अपनी मेरी जो कथा है, कहानी है, अतीत है, वो तुम्हें कैसे बताऊं। वो बोलते हैं कि अपने जीवन में वो छोटे समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, जो उनकी कथा है वो छोटा समझकर वो अपने जीवन की शैली नहीं बताना चाहते, जीवन चक्र नहीं बताना चाहते, अतीत नहीं बताना चाहते। जानने में भी अपनी भलाई, सादगी और विनय स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथा को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझते हैं। यानी वो बोलते हैं, देखिए पहले की ये कि इसमें
इसमें कवि सादगी और विनय स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इनकी जो सादगी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आगे बोलते हैं कि दूसरों के जीवन की कथा को सुनकर जानकर अपनी भलाई समझते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि अगर मैं दूसरे की कथा सुनूं जानूं तो मुझे क्या कहते हैं उसी में भलाई है। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन में कहानी सुनाने का वक्त नहीं, मेरे अतीत को मत कूरे दो, उन्हें मौन रहने दो। यानी वो बोलते हैं कि जो मेरा अतीत है, मेरा बीता हुआ जो कल है, उसे मत कूरे दो, तुम मौन ही रहने दो। क्योंकि देखिए अगर वो अतीत को कूरे दिएगा आप तो आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले उनकी जीवन में जो है कोई भाव ही नहीं रहा, उनका जो दिल है, हृदय है, खाली रह चुका है। तो जो मिलना था वो भी वंचित रह गया, उनसे प्रेम जो मिलना था वो वंचित रह गया। इसलिए वो बोलते हैं कि अभी वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे अतीतों को मत कूरे दो, यह उन्हें मौन रहने दो। देखिए तो जो हमारा चैप्टर है आत्मकथ्य वो समाप्त होता है। तो देखिए जो हमारा आत्मकथ्य में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जो एक एक शब्द को समझाए हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका जीवन शैली कैसा रहा, उनका जन्म और मरण कब हुई, हम रचनाएं, काव्य कृतियाँ, सारा उपन्यास, कहानियाँ, सारा कुछ बता दिए। तो इनमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप सभी को थैंक यू।